नोटबुक और पेन निकालिए और एक एक पॉइंट्स को नोट करते जाइएगा। ऐसा क्यों? फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग यू मस्ट राइट योर ओन नोट्स। जब आप अपने नोट्स बनाएंगे तो आपको एक अलग आनंद मिलेगा और सारा चैप्टर आप याद कर पाएंगे, समझ पाएंगे बहुत अच्छे तरीके से। सबसे पहले इस चैप्टर में हमें क्या डिस्कस करना है? मैटर। और मैटर को हम पदार्थ भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मैटर को हम पदार्थ कहते हैं हिंदी में। यानी कि पदार्थ मीन्स यानी कि हमारे आसपास जो भी कुछ है, इस संसार में जो भी कुछ आपके आसपास है या हमारे जो भी आसपास है, वो सब क्या है? सब मैटर है, सब पदार्थ। यानी कि एनीथिंग अराउंड अस विच हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज नोन एज मैटर। उसे हम मैटर कहते हैं, जो भी हमारे आसपास। अब आपको देखिए, मैं इस मार्कर से लिख रहा हूं। मार्कर क्या है? मैटर। मार्कर के अंदर क्या है? इंक, वो भी मैटर है। कहां लिख रहे हैं? बोर्ड पे लिख रहे हैं, बोर्ड भी मैटर है। और जिससे मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूं, कैमरा, वो भी क्या है? वो भी मैटर है। अब कैमरा किस पे लगा हुआ है? ट्राइपॉड पे, वो भी मैटर है। उसके साथ मैंने माइक लगा रखा है, वो भी मैटर है। तो आप क्या कहेंगे? एनीथिंग अराउंड अस विच ऑक्यूपाई स्पेस, विच ऑक्यूपाइज स्पेस and has mass is known as matter. Occupy space means that is they have volume. अगर उसने स्पेस को ऑक्यूपाई किया है, ऑक्यूपाई स्पेस मीन्स दैट इज दे हैव वॉल्यूम। यानी कि आपके आसपास जो भी कुछ है स्पेस को ऑक्यूपाई करेगा तो वॉल्यूम भी होगा और उसमें मास भी होगा। सब कैसे क्लासिफाई किए जाएंगे? एज ए मैटर। और आप क्या कह सकते हैं? मैटर इज मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल्स। बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बना है मैटर। और एग्जांपल देखिएगा, आप कह सकते हैं वाटर। वाटर का फॉर्मूला क्या होता है? H2, वो भी मैटर है। एयर, वो भी मैटर है। मेटल्स, मेटल्स में बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि सिल्वर, सिल्वर का सिंबल Ag होता है, गोल्ड का सिंबल Au होता है, आयरन का सिंबल Fe, सब एक्सेट्रा क्या है? जितने सारे मेटल्स क्या है? सब मैटर है हमारे। प्लांट्स, रॉक्स, जो भी कुछ दिख रहा है आप, चेयर, बुक, टेबल एक्सेट्रा, सब क्या है? मैटर है। लेकिन एक सोचने वाला सवाल कहता है, क्या हम इसको भी मैटर में क्लासिफाई कर सकते हैं? जैसे हमने कहा थॉट्स, आइडियाज, फ्रेंडशिप, शैडो, लव, मैनर। अब मैनर भी दो हो सकते हैं, गुड मैनर और बैड मैनर। टेस्ट, स्मेल एक्सेट्रा। क्या इनको भी क्लासिफाई किया जा सकता है? आर कंसिडर्ड एज मैटर, आर कंसिडर्ड एज मैटर। क्या इनको भी एज ए मैटर कंसिडर किया जा सकता है? सोचिए क्या आंसर है आपका। सोच लिया? क्या आंसर है आपका? उम्मीद है आपका आंसर नो ही होगा, क्योंकि जितने सारे आपको दिख रहे हैं थॉट्स, आइडियाज, फ्रेंडशिप, शैडो, लव, ऑल दे आर डू नॉट ऑक्यूपाई स्पेस। क्या आंसर दिया आपने? क्या आंसर मिला? ऑल दीज डू नॉट ऑक्यूपाई स्पेस। ऑल दीज डू नॉट ऑक्यूपाई स्पेस। ना तो स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं एंड डू नॉट हैव मास एंड डू नॉट हैव मास, हेंस दे आर नॉट कंसीडर्ड एज मैटर। इसलिए इनको मैटर कंसीडर नहीं किया जा सकता है। ना तो उनमें स्पेस है, जब स्पेस को ऑक्यूपाई नहीं कर रहे तो उनमें वॉल्यूम भी नहीं होगा, और वॉल्यूम भी नहीं है और मास भी नहीं है, स्पेस ऑक्यूपाई नहीं कर रहे, तो दैट्स व्हाई दे आर नॉट कंसीडर्ड एज मैटर।
थॉट्स है, लव है, हेट है, इनमें कोई स्पेस थोड़ी होता। तो आप याद रखिएगा कि मैटर क्या है, एनीथिंग अराउंड अस which has mass, occupies space, is known as matter, उसे हम मैटर कहें। क्लियर है बात? और मैटर किसमें में बोला, एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल। और बेसिकली मैटर को हम दो कैटेगरी में क्लासिफाई कर सकते हैं, एक फिजिकल क्लासिफिकेशन और एक केमिकल क्लासिफिकेशन। ये डिस्कस करेंगे आपके साथ अभी। फिजिकल क्लासिफिकेशन में मैटर को तीन कैटेगरी में क्लासिफाई किया जा सकता है, सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस। और अदर टू स्टेट्स और होते हैं, प्लाज्मा और बीईसी। हम बहुत डिटेल में आपके साथ ये डिस्कस भी करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर कि क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो आप वीडियो के एंड तक बने रहिएगा और एक एक पॉइंट को नोट करते जाइएगा। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर। फर्स्ट पॉइंट, मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स एंड द पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। यानी कि कोई भी मैटर छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बनाए और उनके बीच में स्पेस भी है। लेकिन आप इस बात को कैसे एक्सेप्ट करेंगे कि मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स एंड देयर इज स्पेस बिटवीन देम? तो उसको हम एक एक्टिविटी की हेल्प से डेमोन्स्ट्रेट करते हैं और आप इस बात को एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि ये बात बिल्कुल ट्रू है। देखिएगा मेरे साथ, अभी हमने एक बीकर लिया, take a 250 ml beaker and fill the beaker with water। इसके अंदर क्या फिल किया है मेरे बच्चों? वाटर, वाटर एंड मार्क द लेवल ऑफ वाटर। और आपने एक लेवल लगा दिया, मेंशन कर दिया कि इसमें इतना वाटर आपका फिल है। अब क्या किया आपने, इसके अंदर डिसॉल्व द शुगर और आपने इसमें ऐड किया 20 ग्राम शुगर, अप्रॉक्स लगभग 20 ग्राम शुगर लिया, इसमें डिसॉल्व किया विद द हेल्प ऑफ ग्लास रॉड। आपने ग्लास रॉड ली और ग्लास रॉड के हेल्प से, एक ग्लास रॉड है, आपने क्या किया, शुगर को डिसॉल्व किया, डिसॉल्व शुगर विद द हेल्प ऑफ ग्लास रॉड। अब डिसॉल्व करने के बाद फिर क्या करेंगे, आपको ऑब्जर्व करना होगा। और हमने ऑब्जर्व करने के बाद क्या देखेंगे, लेवल को चेक करेंगे। क्या चेक करना है, ऑब्जर्व द चेंज इन वाटर लेवल। वाटर लेवल को हमें चेक करना है। और आप ये एक्टिविटी अपने आप घर पे भी डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं। एक ग्लास लीजिए, उसमें शुगर को डिसॉल्व कीजिए, फर्स्ट उसमें वाटर डालिए और वाटर पे आप मार्क लगा दिए कितना वाटर है, उसमें आप 2 स्पून शुगर ऐड कीजिए। और ऐड करने के बाद अगेन आप लेवल चेक कीजिए कि लेवल में कोई चेंज आ रहा है या नहीं आ रहा। तो आप क्या पाएंगे, रिजल्ट क्या मिलेगा आपको, आप भी करके देखिएगा और मैं भी आपके साथ शेयर कर रहा हूं। द वाटर लेवल इज नॉट चेंज्ड। क्या पाएंगे आप, वाटर लेवल इज नॉट चेंज, यानी कि वाटर का लेवल चेंज ही नहीं हुआ। तो ये क्या कह रहा है आपसे, इट इंडिकेट्स दैट ये किस बात को इंडिकेट कह रहा है कि मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स एंड हैव स्पेस बिटवीन देम। यानी कि अभी हमने देखा कि मार्क लगाया, उसके बाद 20 ग्राम शुगर को ऐड किया। शुगर को ऐड करने से लेवल बढ़ना चाहिए था ना, लेकिन लेवल तो नहीं बढ़ा। इसका मतलब क्या है, यानी कि वो वाटर के पार्टिकल्स के बीच में ही डिसॉल्व हो गया, स्पेस को ऑक्यूपाई कर लिया। किसने, शुगर ने। शुगर ने क्या किया, ऑक्यूपाई द स्पेस बिटवीन वाटर पार्टिकल्स, यानी कि वाटर पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस था उसको शुगर ने ऑक्यूपाई कर लिया, तभी तो लेवल नहीं बढ़ा। और इस एक्टिविटी को आप खुद भी घर पे करेंगे आप, और तब ये बात कंफर्म कर लेंगे कि मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स
एंड हैव स्पेस बिटवीन देम। हमने क्या लिखा है, वाटर लेवल इज नॉट चेंज। आप भी इसको घर पे रिपीट करेंगे और ये क्या पाएंगे कि लेवल नहीं बढ़ा। तो फिर आप क्या कहेंगे, इट इंडिकेट्स दैट, ये क्या कह रहा है आपसे कि मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स। and small particles and have space between them। आप इस एक्टिविटी को घर पर रिपीट करेंगे। आप शुगर के साथ रिपीट कर सकते हैं, ग्लूकोज के साथ रिपीट कर सकते हैं, सॉल्ट के साथ भी कर सकते हैं। जो हाईली सॉल्युबल सॉल्ट्स होंगे किसी को भी आप डिसॉल्व करके ये बात चेक कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्स्टेंटली मूविंग। मैटर के जो पार्टिकल्स हैं वो कॉन्स्टेंटली मूव करते रहते हैं। लेकिन इस बात को भी आप कैसे एक्सेप्ट करेंगे। हमने कहा आपने आप बीकर लिया, बीकर में पानी लिया, तो आप कहेंगे सर पानी तो कहीं नहीं मूव कर रहा, उसके पार्टिकल्स तो मूव नहीं कर रहे, आपको दिखाई भी नहीं देंगे। लेकिन देखिएगा हम उसको डेमोन्स्ट्रेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ एक्टिविटी, और आप भी घर पर रिपीट कर सकते हैं। हमने क्या किया, टेक ए 250 ml बीकर, एक बीकर लिया और बीकर में क्या लिया 250 ml बीकर और इसमें हमने वो वाटर लिया, ठीक, एंड एड अप्रॉक्स 100 ml वाटर। आपने क्या किया, इसमें 100 ml वाटर लिया, ओके। अब इसमें क्या किया आपने, एड फ्यू ड्रॉप्स एंड एड फ्यू क्रिस्टल्स ऑफ कॉपर सल्फेट, एड फ्यू क्रिस्टल्स ऑफ कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला होता है CuSO4 इनटू वाटर, वाटर में डिसॉल्व कर दिया। कॉपर सल्फेट का जो कलर है वो ब्लू कलर होता है। जब आप इसके क्रिस्टल इसमें ऐड करेंगे, मैं बता रहा हूं आपको, ब्लू कलर होता है। जब आपने कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल इसमें ऐड किए, मेरे पास ये ग्रीन कलर है लेकिन कॉपर सल्फेट का कलर याद रखना आप ब्लू कलर होता है। कैसा कलर होता है मेरे बच्चों, इसका ब्लू कलर, कॉपर सल्फेट। तो आफ्टर 2 minutes लेटर यू विल ऑब्जर्व दैट, क्या पाते हैं आप, द होल बीकर टर्न्स ब्लू। पूरा बीकर कैसा हो जाता है, ब्लू कलर का हो जाता है। आफ्टर 2 minutes लेटर हमने ऑब्जर्व किया और क्या पाया, हमने इस बात को ऑब्जर्व किया, क्या ऑब्जर्व किया, वाटर इन द होल बीकर, वाटर इन द होल बीकर टर्न्स ब्लू। पूरा ब्लू कलर हो जाता है। तब अगर ब्लू कलर हुआ है, क्यों हुआ है ब्लू कलर, क्योंकि जो वाटर के जो पार्टिकल्स थे, ये जो वाटर के पार्टिकल्स हैं क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, रैंडमली मूव कर रहे हैं। और रैंडमली मूव करने से जो क्रिस्टल्स थे ये कंप्लीटली वाटर में, जो आपका होल बीकर था उसमें कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाता है। समझ में आया है। और एक और पॉइंट याद रखना इस पॉइंट को, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, द वाटर इन द होल बीकर टर्न्स ब्लू एंड दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड डिफ्यूजन। और ये प्रॉपर्टी क्या कहलाती है, ये भी पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड डिफ्यूजन। इस प्रॉपर्टी को हम डिफ्यूजन कहते हैं। आपके पास अगर कॉपर सल्फेट नहीं है तो आप इस एक्टिविटी को इंक की हेल्प से भी कर सकते हैं। आप ब्लू कलर का इंक लेना, रेड कलर इंक लेना, किसी भी कलर का आप इंक लेना और आप बीकर लेना, बीकर में 1 पॉइंट आपने 4 to 5 ड्रॉप्स पुटे, आप इसके साथ साथ में 4 से 5 ड्रॉप्स आप इंक का डाल देंगे वाटर में। तो अगर आपने 4 to 5 ड्रॉप्स इस साइड में डाला है तो आपका यही कलर ब्लू होना चाहिए या यही कलर रेड होना चाहिए। लेकिन आफ्टर 2 minutes लेटर, 2 मिनट बाद या 5 मिनट बाद आप देखते हैं कि होल बीकर इस रेडिश कलर, रेड कलर का या ब्लू कलर का, जो भी आपने इंक डाला है। तो ये एक्टिविटी क्या कह रही है आपसे, ये कह रहा है कि हमारे जो वाटर के पार्टिकल्स हैं वो कॉन्स्टेंटली मूव कर रहे हैं। और इंक का वाटर में डिसॉल्व हो जाना या कॉपर सल्फेट का वाटर में डिसॉल्व हो जाना, तभी तो वाटर आपका कैसा होगा, टोटली ब्लू कलर हो गया। अगर आपने ब्लू कलर ऐड किया है, रेड किया है, तो रेड कलर हो जाएगा। और ये प्रॉपर्टी क्या कहलाती है, डिफ्यूजन। व्हाट डू मीन बाय डिफ्यूजन,
intermixing of two different types of matter. Diffusion means intermixing of two different types of matter on their own is known as diffusion. यानी कि पार्टिकल्स के इंटरमिक्सिंग हो जाने को हम क्या कहते हैं? डिफ्यूजन कहते हैं. अब एक सवाल आता है, क्या ये डिफ्यूजन टेम्परेचर पर डिपेंड करता है या नहीं करता? अब हमने क्या किया, आपके साथ 3 बीकर्स लिए हमने, ए, बी और सी. ए में कोल्ड वाटर है, वाटर का फॉर्मूला H2O, बी में नॉर्मल वाटर है और ये आपका हॉट वाटर. और आपने सभी में क्या ऐड किया? कॉपर सल्फेट क्रिस्टल ऐड किए. सभी में क्या किए? आपने ऐड किया कॉपर सल्फेट क्रिस्टल्स. कॉपर सल्फेट क्रिस्टल्स. तो अब तीनों में ये ऑब्जर्व करते हैं और आप भी इस एक्टिविटी को डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं घर पे. स्प्रेडिंग ब्लू कलर, इन तीनों में ब्लू. अभी मैंने ये भी कहा था कि कॉपर सल्फेट का कलर कैसा होता है मेरे बच्चों? ब्लू कलर. आप क्या ऑब्जर्व करते हैं? द स्प्रेडिंग ऑफ ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट इन हॉट वाटर. इन हॉट वाटर यानी कि इन बीकर सी इज फास्टर रेट देन नॉर्मल एंड कोल्ड वाटर. यानी कि कोल्ड से फास्ट किस में था? नॉर्मल में था. नॉर्मल वाटर से फास्ट किस में था? हॉट वाटर में था. तब आपने क्या ऑब्जर्वेशन किया कि डिफ्यूजन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. क्या कहा आपने? डिफ्यूजन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. ये समझ में आया? यानी कि जितना ज्यादा आपका टेम्परेचर होगा उतने ही जल्दी हमारे पार्टिकल्स इंटरमिक्स हो जाएंगे. यानी कि वो टेम्परेचर पे डायरेक्टली डिपेंड करता है. जितना ज्यादा टेम्परेचर उतने फास्ट इंटरमिक्स हो जाएंगे पार्टिकल्स. और इसका बेस्ट एग्जांपल, जब आपके घर में मम्मी आपके लिए राजमा और चावल बनाती हैं, राजमा एंड राइस, जब किचन में बन रहे होते हैं तो आपको स्मेल पहुंच जाती है आपके स्टडी रूम तक. और लेकिन जब वो राजमा और राइस बना के फ्रिज में रख दिए जाएं और तब उनको बाहर निकाल के डाइनिंग टेबल पर रख दिया जाए, तब आपको स्मेल स्टडी टेबल तक नहीं पहुंचेगी, डाइनिंग टेबल से. क्यों? जब किचन में बन रहे थे तो टेम्परेचर ज़्यादा था, वो हॉट थे. यानी कि इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स कब ज़्यादा होगा? जब वो टेम्परेचर ज़्यादा होगा. तो वही हमने कहा कि हॉट वाटर में डिफ्यूजन फास्ट हो रहा है क्योंकि डिफ्यूजन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. हायर द टेम्परेचर हायर विल बी डिफ्यूजन. जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा उतने ही पार्टिकल्स का इंटरमिक्सिंग भी ज़्यादा होगा. क्लियर है ये पॉइंट? और सबसे ज्यादा डिफ्यूजन किस में होगा? अभी हमने कहा था कि मैटर को हम बेसिकली 3 कैटेगरी में क्लासिफाई कर सकते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस. सबसे ज्यादा जो इंटरमिक्सिंग होगा पार्टिकल्स का वो गैस में होगा. तो सबसे ज्यादा डिफ्यूजन किस में होगा? गैस में होगा, फिर लिक्विड में होगा और फिर किस में होगा? सॉलिड्स में होगा. सॉलिड का जो मूवमेंट ऑफ पार्टिकल है सबसे स्लो होगा. सबसे फास्ट कौन करेगा? गैस रैपिडली मूव करता है क्योंकि इनके पार्टिकल्स का जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो वीक है. ये बात भी हम आपके साथ बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे. तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है जो हमें याद रखने, इनको भूलना भी नहीं है कभी. लेकिन एक और मेरे साथ देखिएगा, एक बहुत बेस्ट एविडेंस कि आप कैसे कहें कि हमारे पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं. इसका जो बेस्ट एविडेंस दिया, वो बेस्ट एविडेंस दिया था रॉबर्ट ब्राउन ने. किसने? रॉबर्ट ब्राउन ने. बेस्ट एविडेंस फॉर द एग्जिस्टेंस एंड मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स गिवन बाय रॉबर्ट ब्राउन. सबसे बेस्ट एक्सपेरिमेंट जो आप कह सकते हैं वो आप, फिर आप 100% इस बात को कह सकते हैं कि हमारे जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर है वो कॉन्स्टेंटली मूव कर रहे हैं. आप खुद भी देख पाएंगे. उन्हें बेस्ट एविडेंस किसने दिया? रॉबर्ट ब्राउन ने 1827 में. कैसे किया? बटो
एक बीकर लिया और आपने वाटर लिया उस बीकर के अंदर, और एक बहुत छोटा सा सीड होता है पोलन ग्रेन का। अब आपने एक बहुत छोटा सा सीड है ये, मस्टर्ड सीड से भी अप्रोक्स 4 to 5 टाइम्स स्मॉलर होगा। और जब आपने वाटर में इस पोलन ग्रेन सीड को डाल दिया, तब आपने क्या ऑब्जर्व किया? आपने देखा कि ये जो पोलन ग्रेन का जो सीड था वो उसमें मूव कर रहा है, जिगजैग रैंडमली मूव कर रहा है, जिगजैग मोशन में मूव कर रहा है। क्यों मूव कर रहा है? क्योंकि वाटर के पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं। देखा आपने, ये ऐसे गया, फिर ऐसे आया, ऐसे आया, ऐसे आया, ऐसे गया। ये पार्टिकल्स किसका? पोलन ग्रेन पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं जिगजैग मोशन में, राउंडली मूव कर रहा है, जिगजैग मोशन ऑफ पोलन ग्रेन। जिगजैग मोशन। और एक और बात ध्यान रखना होगा, जिगजैग मूवमेंट ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स is called ब्राउनियन मूवमेंट, और इसको हम ब्राउनियन मूवमेंट भी कहते हैं, जिगजैग मूवमेंट ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स। वाटर के जो पार्टिकल्स हैं मूव कर रहे हैं। अगर पोलन ग्रेन मूव क्यों कर रहा है? क्योंकि वाटर पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं। तो ये एक्टिविटी तो आपको 100% डेमोन्स्ट्रेट कर देती है, कंफर्म कर देती है, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्स्टेंटली मूविंग। आप देख पाएंगे इसको। अभी हमने ब्लू कलर का एग्जांपल दिया था, होल वाटर इज ब्लूइश कलर। ये ब्लू कलर का क्यों हो रहा है? क्योंकि पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं। अगर आपने वन साइड में 4-5 ड्रॉप्स इंक का प्रोडक्ट किया, डाल दिया, लेकिन होल बीकर ही आपका ब्लू कलर का कन्वर्ट हो गया। तो इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स क्या कहलाता है? डिफ्यूजन कहलाता है। अभी मैंने पढ़ाया आपको। और डिफ्यूजन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। और पार्टिकल्स के जो मूव कर रहे हैं जिगजैग मोशन में, उसको रॉबर्ट ब्राउन ने क्या कहा? दैट इज कॉल्ड ब्राउनियन मूवमेंट भी कहा उन्होंने। और आप एग्जाम्पल बहुत सारे भी मैंने कहा, मम्मी ने राजमा राइस बनाए आपकी मॉम ने, और आपके पूरे घर में स्मेल पहुंच रही है उसका, फ्रिज में रखने के बाद स्मेल पे नहीं जा रहा। और आपने क्या किया? स्मॉल स्मेल ऑफ परफ्यूम्स, वेपर्स इन एयर। परफ्यूम्स का आपने देखा होगा, स्मेल पूरे कमरे में फैल जाता है। और एक बेस्ट एग्जांपल और एक और दे रहा हूं, इसको आप यूजेस भी कह सकते हैं, आपसे बेस्ट एग्जांपल कहें या यूजेस भी कह सकते हैं उसे। द लीकेज ऑफ एलपीजी। आपके घर में जो एलपीजी होता है, सिलेंडर होता है, एलपीजी से कहते हैं लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस जो आपके सिलेंडर होता है एलपीजी का, इन अवर होम्स डिटेक्टेड ड्यू टू डिफ्यूजन। क्योंकि एलपीजी गैस में हमने ऐड कर रखा है, क्या सब्सटेंस ऐड कर रखा है? इथाइल मर्सेप्टन, जिसका फॉर्मूला होता है C2H5SH। इसमें एक बहुत स्ट्रॉन्ग स्मेल होता है, और उस स्ट्रॉन्ग अगर कहीं घर में लीकेज होगा तो पूरे घर में क्या होगा? स्मेल फैल जाएगा। तब हम इस बात को डिटेक्ट कर लेंगे कि घर में गैस हमारा लीकेज हो रहा है। अदरवाइज एलपीजी गैस में कोई स्ट्रॉन्ग स्मेल नहीं होता है, उसमें हमने सब्सटेंस ऐड कर रखा है। क्या ऐड कर रखा है? इथाइल मर्सेप्टन। तो यानी कि आप ये कह सकते हैं कि हमारा जो डिफ्यूजन है उसका यूजेस भी है। द लीकेज ऑफ एलपीजी इन अवर होम्स डिटेक्टेड ड्यू टू डिफ्यूजन ऑफ स्ट्रॉन्ग स्मेल ऑफ इथाइल मर्सेप्टन। उसकी हेल्प से हम आसानी से डिटेक्ट कर लेते हैं कि हमारे घर में एलपीजी कहीं गैस लीकेज हो रहा है। तो आप देखें, एलपीजी प्लस C2H5SH अगर लीकेज होगा तब आपको क्या मिलेगा? स्ट्रॉन्ग स्मेल मिलेगा। नोट कीजिए, नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं फिर आप। द फोर्थ पॉइंट, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। अगर पार्टिकल्स ऑफ मैटर एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं तो उसके पीछे क्या रीजन हो सकता है? बिकॉज देयर आर सम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। उनके बीच में क्या है? कोई फोर्स है। देयर आर सम फोर्स ऑफ attraction between the particles of matter
between the particles of matter which bind them together, जो उनको एक दूसरे से बांध के रखता है, यानी कि उनके अंदर कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। इस बात को आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि हम हमने पीस लिया, एक चौक का पीस लिया, एक हमने रबर बैंड और एक आयरन नेल ले लिया। हमने कोशिश की ब्रेक देम बाय कटिंग, हैमरिंग एंड स्ट्रेचिंग, यानी कि हमने चौक की कोशिश की कट करने की, रबर बैंड को स्ट्रेच किया और आयरन नेल को आपने हैमर से तोड़ने की कोशिश की। इट इज ऑब्जर्व दैट, ये हमने पाया कि आयरन नेल डज नॉट ब्रेक। ये सब तो टूट जाएगा, रबर बैंड स्ट्रेच हो जाएगा, चौक भी रबर बैंड भी, लेकिन आयरन बैंड के साथ सॉरी आयरन नेल के साथ क्या हुआ? आयरन नेल डज नॉट ब्रेक एट ऑल इवन विद ए लार्ज फोर्स, यानी कि आयरन नेल आपका आसानी से ब्रेक नहीं हुआ या नहीं टूटा। क्यों? ड्यू टू द स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कंपेयर टू चौक एंड रबर बैंड, यानी कि रबर बैंड और चौक के कंपैरिजन में आयरन नेल में स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? क्या रीजन है? ड्यू टू द स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द आयरन नेल पार्टिकल्स, यानी कि उनके आयरन नेल के जो पार्टिकल्स थे या उनके एटम्स थे उनमें स्ट्रॉन्ग फोर्स था। तो अब रिजल्ट क्या कहता है? आपने फिर इससे क्या ऑब्जर्व किया? आपने इसका क्या कंक्लूजन निकाला? रिजल्ट ये कहता है पार्टिकल्स इन मैटर आर हेल्ड बाय सम फोर्सेस। मैटर आर हेल्ड बाय सम फोर्सेस, यानी कि उनके अंदर कोई फोर्स है। और जनरली ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मैक्सिमम सॉलिड में होगा और मिनिमम किस में होगा? गैसियस स्टेट में होगा। इसीलिए आयरन नेल आसानी से ब्रेक नहीं होता। ये बात याद रखना, हर पार्टिकल के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। तो ये रिजल्ट इस बात को कंक्लूड करता है, या रिजल्ट इससे हमारा ये निकल के आता है, पार्टिकल्स इन मैटर आर हेल्ड बाय सम फोर्स।